बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेबल्स इन HTML का लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था मैं आपको एक दफ़ा फिर वो टेबल दिखा दूं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक टेबल है। इसके ऊपर कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं। इस टेबल को सेंटर में भी किया हुआ है और इसके ऊपर सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी लगाई हुई है। वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी आप ये देखें कि ये मैंने चेक लिस्ट बनाई है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और ये मैंने पेंट में एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम जो हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर जो वो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे अमल करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को डिटेल के साथ शुरू करूं, मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों और स्टूडेंट्स के से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। और जो पहले से सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो मेरी हर वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स दिया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और अगर ना अच्छी लगे तो बेशक आप डिसलाइक भी करें, क्योंकि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स और आपके कमेंट्स से ही मुझे अपने नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चेक लिस्ट में मैंने टेबल एट्रीब्यूट्स इन HTML का पार्ट 2 मैंने शुरू किया है। इसमें सबसे पहला नंबर मैंने बॉर्डर का दिया है। बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है कि जो हम अपने टेबल में लगाते हैं तो तब टेबल जो है विजिबल होता है। अगर ये ना लगाएं तो टेबल विजिबल नहीं होता। जैसे कि आपने इससे पहले जो मैंने टेबल बनाया था उसके अंदर मैंने बॉर्डर इज़ इक्वल टू इन डबल कोटेशन 1 लगाया था, तो वो टेबल जो है विजिबल हो गया था। जब तक 1 नहीं लगाया था तो वो विजिबल नहीं था। और ये वैल्यू जो है पिक्सल्स में दी जाती है। 1 की वैल्यू 1 2 3 जो मर्जी आप लगाएं उतनी जो लाइन है वो थिक होती जाएगी। इसी तरह जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। अलाइन जो होता है ये क्या करता है, तो टेबल में देखें, जब हम एक टेबल के टैग में जो शुरू में टेबल का टैग होता है उसके अंदर जब हम अलाइन का एट्रीब्यूट लगाते हैं और इज इक्वल टू डबल कोटेशन में लेफ्ट या राइट या सेंटर लिखते हैं, तो उस तरह ये सारे का सारा टेबल, ये जो सारे का सारा टेबल जो है ये अगर लेफ़्ट लगाया हो तो इस तरह लेफ़्ट में होता है और अगर सेंटर लगाया हो तो सेंटर में हो जाता है। इसी तरह अगर राइट लगाया हो तो ये इस तरह करके राइट में भी चला जाता है। तो ये अलाइन का काम है। अगर टेबल में लगाएंगे तो इस तरह करके पूरा टेबल मूव करेगा और हम एडजस्ट कर सकते हैं टेबल की पोजीशन को। और अगर आप किसी एक सेल के अंदर लगाते हैं, एक डाटा जो आइटम है उसके अंदर लगाते हैं, तो फिर सिर्फ एक डाटे के अंदर लिखा हुआ जो डाटा है वो लेफ़्ट साइड पर या सेंटर में या राइट साइड पर जाएगा। तो ये इस चीज़ को पूरी तवज्जो से समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी टेबल रो के अंदर टेबल डाटा जो होता है TD, उसके अंदर ये अलाइन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो टेबल के जो सेल होते हैं, एक जो खाना होता है, इसके अंदर लिखाई जो होती है वो लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट साइड पर हो जाती है और राइट के साथ राइट साइड पर हो जाती है। और अगर सेंटर का एट्रीब्यूट लगाएं, सेंटर की वैल्यू लगाएं अलाइन के आगे, तो फिर बिल्कुल दरमियान में इसके आ जाती है। इसी तरह हम हर एक सेल की वैल्यू को लगाकर डाटे को हम एडजस्ट कर सकते हैं लेफ़्ट, सेंटर या राइट पर। लेकिन अगर हमने पूरी रो की वैल्यूज़ को सेट करना हो तो फिर TR के अंदर वही अलाइन वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसके आगे वैल्यू भी लिखेंगे, तो पूरी रो की वैल्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड या सेंटर या राइट साइड पर हो जाएंगी। तो इसके आगे जो है दूसरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट वो है V अलाइन, V फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो टॉप, बॉटम और मिडल हैं। यानी कि उसी तरह लेफ्ट राइट सेंटर की तरह अब टॉप बॉटम, यानी कि एक डब्बे का ऊपर वाला सिरा टॉप होता है, नीचे वाला होता है बॉटम और दरमियान में मिडल होता है। तो इस तरह करके ये 3 वैल्यूज़ होती हैं V अलाइन की।
वी अलाइन जो होता है ये यानी कि सेल्स के अंदर लगता है, यानी कि जो टेबल डाटा है टीडी उसके अंदर सिर्फ ये लगता है, या टीआर के अंदर भी लग सकता है। टीआर के अंदर लगाएंगे तो पूरी रो की वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेंटर में आएंगी, या यानी कि मिडिल में आएंगी, या बॉटम में आएंगी, या फिर वो टॉप में आएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये एक वैल्यू मैंने लिखी ए, फर्ज करिए मैं ए लिखता हूँ। अब ये ए वैल्यू जो है ये हमारे पास टॉप पर है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इधर ले आऊँ तो ये मिडल में है, इसी तरह अगर यहाँ पर ले आऊँ तो ये बॉटम में है, यानी कि यहाँ पर टॉप पर है, यहाँ पर मिडल में है, और यहाँ पर बॉटम में है। इस तरह वी अलाइनमेंट जो है किसी भी खाने में या किसी पूरी रो के अंदर जो लिखाई लिखी हुई है उसको बॉटम में या मिडल में या टॉप में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ। विड्थ की वैल्यू जो होती है वो हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। तो विड्थ जो होती है वो क्या करती है, अगर हम ये विड्थ टेबल के अंदर लगा दें, यानी कि ये हम टेबल में भी लगा सकते हैं, टीआर में भी लगा सकते हैं, और टेबल डाटा में भी, यानी कि कॉलम्स में, रोज में, और पूरे टेबल में ये वैल्यू कहीं भी लगा सकते हैं विड्थ की। अगर हम विड्थ की वैल्यू लगाते हैं तो ये पूरे का पूरा जो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये देखें ना, ये मैंने सेलेक्ट किया, अगर हम विड्थ हमने टेबल पर लगाई है तो इस तरह करके इसकी विड्थ ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। पिक्सल में लगाएंगे तो पिक्सल के हिसाब से बढ़ेगी, और परसेंटेज में आप 100% करते हैं तो पूरे वेब पेज के ऊपर लेफ़्ट से राइट साइड तक इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, और अगर 50% लगाएं तो आधी स्क्रीन तक बढ़ेगी। तो इस तरह करके इसको हम कर सकते हैं। तो ये टेबल की वैल्यू के बाद नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है हाइट। तो हाइट भी जो है अगर टेबल के टैग में लिखेंगे तो पूरे टेबल की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम किसी टीडी के अंदर लिखेंगे तो उसी सेल की हाइट जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर रो के अंदर लिखेंगे तो पूरी रो की हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। तो हाइट की वैल्यू भी परसेंटेज और पिक्सल की शक्ल में दी जा सकती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है सेल पैडिंग। तो और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है इसकी वैल्यू हम पिक्सल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल स्पेसिंग बताऊंगा, क्योंकि सेल स्पेसिंग की आपको समझ आएगी तो उसके बाद फिर आप सेल पैडिंग को आप समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक सेल के इर्द गिर्द जो थोड़ी थोड़ी मैंने जगह छोड़ी हुई है, इधर और इधर और इधर, यानी कि ये सेल के इर्द गिर्द, इसी तरह इस सेल और इस सेल के दरमियान में जो जगह छोड़ी हुई है, ये जो जगह छोड़ी हुई है इसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। और सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट लगा के और इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर अगर हम 5 पिक्सल 5 10 8 लिखेंगे तो उतने पिक्सल ये वाली जो जगह है ये मतलब वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और उतना ये जो अंदर रेक्टेंगल है वो उतनी छोटी हो जाएगी, और बाहर की तरफ जगह बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाता हूँ। ये जैसे ये मैंने एक बनाया, ये मतलब अंदर सेल है, तो इसके बाहर अगर मैं दूसरी रेक्टेंगल बनाता हूँ तो इस तरह, ये देखें, ये अगर इस तरह से मैं बना देता हूँ तो ये 2 सेल हैं, और इन सेल्स के इर्द गिर्द देखें जगह बढ़ गई है, ये सेल स्पेसिंग है। यानी कि सेल, एक सेल के सेल दूसरे सेल के दरमियान जगह वो भी, और इसी तरह जो हमारा टेबल है उसकी बाउंड्री के साथ सेल की जो दरमियान में जगह है वो ये बढ़ानी हो तो हम सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग के लिए ये वाला जो हिस्सा है सेल पैडिंग वाला, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जब हम लगाते हैं
तो ये होता है कि दरमियान में जो लिखाई लिखी हुई है, फ़र्ज़ करें अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, फ़र्ज़ करें ABCD लिखते हैं, हमने ये लिखा, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस साइड पर बहुत थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर ये बहुत थोड़ी सी जगह है, लेकिन जब हम सेल पैडिंग लगाएंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पर भी और इसके ऊपर टॉप पर भी और इसके बॉटम में, तीनों साइडों पर, बल्कि राइट साइड पर भी, तीनों साइडों पर जो जगह है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर 5 पिक्सल लगाएंगे तो 5 पिक्सल इधर जगह बन जाएगी, 5 पिक्सल ऊपर, 5 पिक्सल नीचे और 5 पिक्सल राइट साइड पर। अगर राइट साइड पर पहले ही 5 पिक्सल से ज़्यादा ऊपर और नीचे भी ज़्यादा है तो वो उनको करेगा एडजस्ट, लेकिन लेफ़्ट साइड को लाजमी 5 पिक्सल कर देगा। और अगर 10 पिक्सल करते हैं तो लेफ़्ट साइड को भी 10 पिक्सल करेगा, ऊपर वाली को भी 10, अगर कम है तो बढ़ा देगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर बढ़ाएगा नहीं, बस उधर ही छोड़ देगा। और अगर राइट साइड पर है तो इसको भी उसी तरह, अगर ज़्यादा है तो छोड़ देगा, अगर कम है तो फिर 10 पिक्सल पूरे करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरह जो लिखाई है उसको, उसकी चारों तरफ एक जितना जो डिस्टेंस है वो ये क्रिएट कर देता है। ऐसे करके लिखाई दरमियान में आ जाती है और चारों तरफ जगह जो बन जाती है, इसको सेल पैडिंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है कॉल स्पैन। कॉल्स स्पैन यानी कॉलम स्पैन, और आगे रो स्पैन। रो स्पैन या कॉलम स्पैन के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर की शक्ल में दी जाती है, 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर्स की शक्ल में। इसको डेसिमल नंबर में हम नहीं दे सकते। तो ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि कॉलम स्पैन कैसे काम करता है। तो जैसे कि ये मैंने जो लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हम कॉलम स्पैन लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये 3 कॉलम के 3 सेल ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। इन 3 सेलों को हमें सिर्फ एक सेल चाहिए ऊपर, और बाकी 2 सेल नहीं चाहिए। तो हम ये करेंगे कि इनको डिलीट कर देंगे, और ये जो पहला सेल है इसको अगर हम बड़ा कर दें, वो कभी कभी ऐसे टेबल होते हैं कि जिसमें ऊपर पहले वाला खाना जो है वो सारे टेबल जितना लंबा होता है, तो यही काम कॉल स्पैन करता है। यानी कि ये टेबल जो ये ऊपर वाला जो खाना है इसको इस तरह लंबा कर देते हैं, जितने नीचे कॉलम होंगे उतनी वेट तक इसको मर्ज करके एक ही डब्बा बना दिया जाएगा। तो ये कॉल स्पैन काम करता है। कॉल स्पैन में वैल्यू नंबर्स में दी जाती है, यानी कि 3 नीचे कॉलम है तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, और अगर 2 कॉलम होते हैं तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखते। इसी तरह जितने नीचे कॉलम होंगे, जितनी आपने मर्ज करना है पहले कॉलम को, तो उतनी वैल्यू आगे देनी है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद जो रो स्पैन है वो समझाऊंगा। तो उसके लिए ये है कि जैसे ये पहला सेल है, इसके नीचे 2 सेल और हैं। इन 2 सेल को अगर मैं ख़त्म कर दूं और पहले सेल को इंक्रीज करके, पहले सेल को मैं यानी कि उसके साइज़ को बढ़ाकर बाकी जो सेल हैं, यानी कि टोटल 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ के बराबर अगर मैं पहली रो में ये पहला जो सेल है इसको इसका साइज इंक्रीज करके 3 रोज़ के बराबर कर दूं, तो ये रो स्पैन काम करता है। रो स्पैन जितनी रोज़ हैं उन सारी रोज़ के हाइट के बराबर एक सेल को कर देता है। या अगर हम किसी को टेबल बड़ा है तो उसमें एक सेल को 2 रोज़ के बराबर करना चाहते हैं और बाकी वाली रोज़ जो हैं उनमें उसी तरह रहे, तो उस तरह भी हम कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो तरीक़ाकार है अक्सर आपने टेबल बने हुए किताबों में देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, कि जिसमें जो सारे टेबल हैं वो सारे सेल एक जैसे नहीं होते, कुछ सेल ऊपर से बड़े होते हैं या अंदर से कोई सेल डिवाइड होया होता है, उसमें कुछ मज़ीद वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सारा काम जो है ये हम इस कॉल स्पैन और रो स्पैन के एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो हम अपने टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन में कलर का नाम लिखना होता है या कलर का कोड लिखना होता है। तो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको ये कलर जो है, बल्कि दूसरे लेक्चर में कलर कोड अडोब फोटोशॉप की मदद से पिक करना दिखाया, समझाया था। और पहले लेक्चर में मैंने सिंपल ये बताया था कि हम कलर का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलर का कोड भी।
कलर का नाम जो होता है वो मुख्तलिफ ब्राउज़र जो है वो मुख्तलिफ तरह से डील करते हैं या उसको लेते हैं। इसलिए ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि कलर का कोड लिखा जाए। जब कलर का कोड आप लिखेंगे तो उसको हर ब्राउज़र जो है वो एक तरह के कलर के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। तो बीजी कलर जो है, अगर हम टेबल के एट्रीब्यूट में लिखते हैं तो पूरे टेबल के तमाम सेल जो होते हैं सब का कलर जो है वो एक जैसा बैकग्राउंड का हो जाता है टेबल के अंदर से। और अगर हम किसी एक टीडी के अंदर ये बीजी कलर इज इक्वल टू कोई रेड कलर या कोई भी ब्लू वगैरह लगाते हैं तो एक सेल का कलर जो है अंदर से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, उस कलर के मुताबिक हो जाएगा। और अगर हम टी आर के अंदर लगाते हैं तो फिर पूरी रो का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इन तमाम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर मज़ीद किसी को समझ नहीं भी आई तो मैं आपको समझाने के लिए मौजूद हूँ। आप अपने कमेंट्स वगैरह मुझे करें, मुझे बताएं जहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं लेक्चर दोबारा कोई ऐसा रिकॉर्ड करके उसमें फिर आपको समझा दूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो काम है, ये जो वेब डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यानी कि बेसिक नॉलेज है जो कि आज एडवांस वर्ल्ड के अंदर हर एक स्टूडेंट के लिए लाजमी है। चाहे वो बायो पढ़ता हो, चाहे वो उर्दू पढ़ता हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो। तो बेसिक वो 5, 6, 7, 8 तक तो इंग्लिश उसने बुक पढ़ी होती है, तो इतनी इंग्लिश हर एक को आती है। तो हर बंदे को ये पढ़ना चाहिए ताकि बंदे को पता चले कि ये वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। ये बेसिक नॉलेज है, ये अगर हर बंदे के पास होगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा ऐसा ज़रूर बीच में निकलेगा जो बड़ी ही ज़बरदस्त वेबसाइट बनाएगा पूरी दुनिया में, जिसका पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा और अपना नाम भी रोशन करेगा। तो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।